सो अगर तो आप लोग अवेलेबल होगे सारे वेंसडे के दिन, नेक्स्ट वाले वेंसडे को, तो हम एक आदत क्लास कर लेंगे नेक्स्ट वेंसडे को। और बीच में फिर पूरा बीच का एक वीक, यानी इस वेंसडे के बाद एक वीक पूरा ऑफ है। सही है। तो उसकी इंजॉय करना। 0001। फाइन, आज भाई स्टार्ट करते हैं। अम्म चलो, कौन कराएगा भाई? किसी का है काइनेमैटिक्स वीक है किसी का? ईमान से करवा लेते हैं। ईमान जरा रीड कर लोगे प्लीज? A lorry is traveling along a straight horizontal road. Figure from 1.1 is the distance time graph for the lorry. हम्म। अच्छा, एक बात बताओ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या चीज़ आपको ग्रेडियंट या ग्रेडियंट या एरिया में से क्या चीज़ आपको क्या बताएगी? Speed. गुड, वेरी गुड। और एरिया? नथिंग, कुछ भी नहीं बता रहा। फाइन। अच्छा, अगर आप ये देखो तो दिस इज द कांस्टेंट वाला पोर्शन, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। तो ओके, यहाँ पे आपके पास है कांस्टेंट स्पीड। ओके, यहाँ पे आपके पास है डिक्रीजिंग स्पीड। डिक्रीजिंग स्पीड, राइट, क्योंकि ग्रेडियंट डिक्रीजिंग। और यहाँ पे आपके पास है जीरो स्पीड। जीरो स्पीड, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ओके, ईमान क्या ये बात समझ में आती है ईमान? ठीक है. चलिए आ गया जी। Using figure point 1.1, determine the speed of the lorry at time t is equal to 30. ओके, सो टी इक्वल्स टू 30 वुड बी राइट हेयर। ओके, सो और यहाँ से अगर आप चले जाओ इधर, सो यू विल गेट आई थिंक 900। 900 रीड हो रहा है, 900। 900, सॉरी, ठीक है. 30 कॉमा 900, राइट। एंड द अदर थिंग इज 0 कॉमा 0, राइट। तो वी कैन, अच्छा, अगर अगर आप कहना चाहो, अगर तो आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि भाई रेडियंट, रेडियंट इक्वल्स टू स्पीड। आपका आंसर बहुत हैवी किस्म का हो जाएगा फिर ग्रेडियंट इक्वल्स टू स्पीड। सो मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि वो कोई पढ़े लिखे बच्चे का पर्चा चेक कर रहा है। सही। सो 900 डिवाइडेड बाय 30। ओके, दैट विल गिव यू 3 1 जा 3 3, 30 जा 30 जा, इतना आ रहा है ब्रो। 30 meter per second. वेरी गुड, वेरी गुड, आगे आ जाइए। The average speed of the lorry between time t is equal to 60 seconds and t is equal to 120 seconds. टी इक्वल्स टू 60। ओके, एंड टी इक्वल्स टू 120। 120। ओके। अच्छा, क्या क्या करते थे हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए? याद है कुछ एवरेज स्पीड के लिए क्या करते थे? Total distance divided by total time. नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप कह रहे हो कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। परफेक्ट है, सही है। सो उसने 60 से 120 के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? अगर हम ये देखें, सो ये आ रहा है 1800, एंड दिस इज कमिंग एज 22700, राइट। सो माइनस कर दो, क्योंकि आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, राइट। सो 1800 तो वो 60 से पहले कवर कर चुका है, राइट। तो हम उसको माइनस कर देते हैं। सो वी विल गेट 272700 माइनस this. Okay, and divided by 120 minus 60. 120 minus 60. Okay, 15. 15, okay, good. 15 meters per second. Perfect. आगे आ जाइए। At time t is equal to 30 seconds, the total resistive force acting on the lorry is 1.4 multiplied by 10 raised to power Newton, uh, 4 Newton. Using figure 1.1, determine the magnitude of the acceleration of the lorry at time t is equal to 30 seconds. ओके,
अच्छा, अगर आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, फोर्स भी आपको दे रखी है। सही है। डिटरमिन, अच्छा, यूज फिगर 1.1। अच्छा, फिगर 1.1 को यूज करना है, सही है। 30 सेंटीमीटर पे आपने बताना है। तो मुझे बता सकती हो कि 30 सेंटीमीटर पे एक्सेलरेशन क्या होगी? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी, मजे का है। यस, व्हाट यू से? कुछ तो बोलो यार, प्लीज। हम्म, नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको ये पता है कि स्पीड कांस्टेंट है इस रीजन के अंदर, है ना, है ना? मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और ग्रेडियंट कांस्टेंट आपको दिख रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट होने वाली है ना? क्या कहती हो? जी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? यस। जीरो। ओए होए, वेरी गुड यार, परफेक्ट। सही हो गया। क्लियर हो ना? तो ऐसे आपको पकड़ना था। ओके, आगे आ जाइए। Determine the forward force on the lorry due to its engine at time t is equal to 30 seconds. ओके, अच्छा, एक बात बताओ कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, सो एट टी इक्वल्स टू 30 सेकेंड रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होनी चाहिए? यस, Zero. रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए, वेरी गुड। और आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स, राइट? अच्छा, गलत हो जाएगा फिर, चलो हम कह देते हैं रिजल्टेंट फोर्स, राइट? अच्छा जी, फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास कितनी आ रही है? फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास है 1.4 न्यूटन की, राइट? एक्सपोनेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और ये आ गई रेजिस्टिव फोर्स। ओके, सो दिस इज जीरो, तो रेजिस्टिव फोर्स भी कितनी हो जाएगी? उतनी हो जाएगी जितनी फॉरवर्ड फोर्स है, समझ रहे हो ना आप? ठीक है। परफेक्ट, आगे आ जाइए। Describe the motion of the lorry between time t is equal to 60 seconds and t is equal to 130 seconds. हम्म, मोशन बताना है, ओके। अच्छा जी, मैंने वैसे लिख रखा है यहाँ पे, आप इसी की हेल्प लेके बता सकते हो, क्या बताओगे वैसे? The speed is decreasing. गुड, और रीजन? रीजन The ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, यस। समझ रहे हो ना? ठीक है। सही, सो हम कह देंगे कि भाई द स्पीड ऑफ द लॉरी इज डिक्रीजिंग। सही हो गया। अच्छा, और हमें कैसे पता चल रहा है? अच्छा, डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होते होते कहाँ तक जा रही है? जीरो भी हो रही है, ओके। डिक्रीजिंग एंड रीच इज जीरो, राइट? ये बात हो गई। और उसकी इसके रीजन क्या है? क्योंकि एज द ग्रेडियंट ग्रेडियंट डिक्रीजेस टू जीरो। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, इसकी ना मार्किंग की, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं बस जल्दी से। कहाँ है? स्पीड वेलोसिटी डिक्रीजेस, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ओके, बस इन्होंने इतना काफ़ी लिखा हुआ है। सही, जल्दी से इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं। सही। अच्छा, मैनी कैंडिडेट फेल टू अप्रिशिएट दैट द स्पीड वाज कांस्टेंट, जो अभी हम जहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो लिखा है, स्पीड वाज कांस्टेंट, द एक्सेलेरेशन मस्ट बी जीरो। देयर वर मेनी इंस्टेंस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकरेक्ट वर्किंग व्हिच फ्रीक्वेंटली लेड टू द आंसर ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? दिस इज इनकरेक्ट, ओके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है, ओके, आगे आ जाओ। लास्ट वाला पार्ट हमने कहा, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट करेक्टली इंटरप्रेट द ग्राफ बट अ सिग्निफिकेंट नंबर ट्रीटेड द distance time graph as a speed time graph and gave the statement such as the acceleration is decreasing, thinking that this meant the same as reducing the speed. Okay, there were also often contradictions such as candidate writing speed increasing at a lower rate and then that speed is constant, okay? सो ऐसा नहीं कह सकते हो आपकी स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज होगी तो भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, कांस्टेंट होगी तो इंक्रीजिंग नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलिए भाई, आगे आ जाइए। अम्म अच्छा जी, ये मजे का क्वेश्चन है। ये करवा लेते हैं, उससे करवा लेते हैं। रियाज जिंदा बैठो, रियाज।
Yes, sir, I'm here. Okay. Fig 2.1 shows a liquid in a cylinder. Okay, perfect. Table 2.1 shows some data about the cylinder and the liquid. Radius Okay. of the cylinder 3.5 cm. Uh, Weight of empty cylinder 2.5 newtons. Depth of liquid 12 centimeter. Density of liquid 900 kg per meter cube. Perfect. The cylinder containing the liquid is placed on a digital balance that displays the mass in kg. Calculate the reading shown on the balance. ओके। अच्छा, बाय द वे एक बात बताओ कि जब आप इसको पेन बैलेंस पे या किसी भी बैलेंस पे रख लो, तो जो बैलेंस होगा वो क्या सिर्फ लिक्विड का वेट लेके बताएगा या लिक्विड प्लस द नहीं, वेट ऑफ द सिलेंडर कंटेंट? सिलेंडर भी। ओके, गुड। सो आपने कहा कि भाई वेट ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड प्लस आप कह रहे हो कि भाई वेट ऑफ सिलेंडर, राइट? सो ये जो है वो आपको उसकी स्क्रीन पे दिखेगा, सही है? दिस इज द स्क्रीन, ओके। सही हो गया। अच्छा जी, ये आपके स्क्रीन पे देखेगा, फाइन, दिख गया। अच्छा, अब करोगे क्या? सबसे पहले तो हम भाई हमारे पास वेट ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर स्ट्रेट अवे गिवन है, राइट? और हमें हमें सारा फड्डा करना है कि वेट ऑफ द लिक्विड हमने निकालना है। सो सबसे पहले तो मास निकाल लेते हैं, डेंसिटी डेंसिटी यूज करके। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ओके। So the radius of the cylinder is that much. The depth of the liquid is this much. The density. Okay, so we have the density as 900. We have the mass. Okay, we have to find out the mass and volume. Volume क्या होता है भाई? Volume का formula base area into वॉल्यूम height. इक्वल्स। यस। और अगर तुम्हारे पास सिलेंडर है तो आप कह सकते हो कि पाई आर पाई। स्क्वायर, पाई आर यस। स्क्वायर विच इज द बेस एरिया टाइम्स इट बाय हाइट। सो सेम चीज, राइट? सो अच्छा जी, वॉल्यूम, अच्छा, पाई, अच्छा, हमें पता है कि भाई अगर लिक्विड को आप सिलेंडर के अंदर डालोगे तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द सिलेंडर, राइट? तो जो रेडियस सिलेंडर का होने वाला है वही रेडियस लिक्विड का भी होने वाला है, राइट? मेकिंग सेंस? यस सर। सही हो गया। एक्सपोनेंट -2, ओके, एंड यू हैव टू स्क्वायर इट, ओके, एंड देन h is going to be 12, so 12 exponent -2, okay, and this is the volume. You can calculate the volume and you can multiply it with 900, 900 directly, okay। सही हो गया भाई। एंड कितना आ रहा है? भाई कैलकुलेटर लेके बैठो। सो दिस विल गिव यू द mass। यस प्लीज कोई कैलकुलेट कर दो यार, अगर रियाज भाई के पास कैलकुलेटर ना हो तो। Sir, 11.875. 875. 11.875, ओके। दिस इज द मास, ओके। वेट आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 9.81 नहीं कहते, पुराना पेपर है, ओके। ये तो बहुत ज़्यादा वेट बन जाएगा। इसका 4.4 समथिंग मास मुझे याद पड़ रहा है, एज फार एज आई रिमेम्बर। अच्छा, चलो फाइन, ऐसा जैसा आप कह रहे हो। 0.44 मुझे याद पड़ रहा है इसका मास। तो ये स्क्वायर 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 क्यूबिंग सही किया भाई? एक मिनट, मैं भी कर लेता हूँ। Sir, wait, I did not see the square after 3.5 times 10 to the power -2. ओके, लगा दो प्लीज। हाउ मच? 0.415 as the mass. ओ, क्लोज्ड। 0.415, ओके। सो जब आप मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, you'll get 4.15, okay, and this is the weight of the liquid, okay. So the weight of the liquid, which is 4.15, plus the weight of the cylinder is 2.5, this gives you how much?
6.65 maybe. Yes. 6.65. Okay. Yes. 6.65, right now इन्होंने कहा that the balance displays a reading in the mass. Okay, तो हम just divide by 10 कर देते हैं, हम खुआरी हो गई हमारी। सही। तो 0.66 ले लेते हैं, ये 0.67 ले लेते हैं। सही हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। Yes, sir. 0.6, अच्छा 0.6 का, ओके फाइन, कोई मसला नहीं। सही, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैनोमीटर यू कैन इग्नोर इट, यू कैन इग्नोर इट। ओके जी, आ जाओ। अच्छा जनाब, हमारे पास जो है मुइज भाई बैठे। मुइज जरा रीड कर लोगे क्वेश्चन? मुइज इतने दिनों बाद आ रहे हो, जी सर। रीड कर लो प्लीज। The velocity of an object of mass m increases from u to v. State in terms of m, u, and v the change of momentum of the object. याद है भाई, फॉर्मूला याद है? नहीं सर। अरे यार वेरी गुड। वी माइनस यू हम कहा करते थे, रिमेम्बर? ओ जी। या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कहते थे। ओके, चलिए आगे आ जाइए। In a game of tennis, a player hits a stationary ball with a racket. The racket is in contact with the ball for 6 milliseconds. The average force on the ball during this time is 400 Newton. Calculate the impulse of the tennis ball. ओके, इम्पल्स का फॉर्मूला याद है? हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू impulse which is the change in momentum over change in time, remember na? And in the Okay, so force is given as 400, good, and time is uh, 0.6. 6 millisecond। ओके, सो 6 हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्सपोनेंट -3 लगाते हैं, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 आप कर सकते हो। सो यू विल गेट इम्पल्स। इम्पल्स को हमने जे से रेफर कर रहे होते हैं, बट अगर तुम चेंज इन मोमेंटम से भी रेफर करोगे, जस्ट इम्पल्स लिख लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। यस, 6 4 24 एंड 2.4 आई थिंक, या 0.24। कैलकुलेटर हैगा भाई? नहीं सर। नहीं है? अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा? आई थिंक इसका 0.24 आएगा या 2.4 आएगा, देख लो। 2.4, sir. 2.4 है, 2.4. ओके। ओके, सो 2.4 इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम का यूनिट दे दोगे केजी, या तो न्यूटन सेकंड दे दो, न्यूटन सेकंड। चलिए आगे आ जाइए, आगे रीड कर लो प्लीज। The mass of the ball is 0.056 kg. Calculate the speed with which the ball leaves the racket. ओके, सो मास इज गिवन, सही है। अच्छा, हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू इम्पल्स। ओके, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ओके, सो और चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो एम पी माइनस यू, और वो बराबर होना चाहिए किसके? 2.4 के, राइट? So mass is given as 0.056, okay, and उसने आपको बताया हुआ है कि that the ball was initially stationary when he hits with the racket, सही है। So final velocity is to be found, but initial velocity is 0 and equals to 2.4. Now you can just divide, okay, so V equals to 2.4 divided by 0.5, 0.056, 056, okay. So that will give you how much? कोई है भाई, कोई कैलकुलेट कर लो यार, अल्लाह का नेक बंदा कोई। Sir, 42.8. अरे यार हैवी, 42.8, so 43 हम कर लेते हैं, 43, वेरी गुड। स्पीड है मीटर पर सेकंड। ओके, आगे आ जाइए प्लीज। State the energy transfer that takes place as the ball changes shape during the constant contact between the racket and the ball. ओके, अच्छा उसने कहा कि शेप चेंज हो रही है, जब शेप चेंज हो रही है तो कौन सी एनर्जी आती है? रिमेम्बर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कह देते हैं, सही है। Oh, इस अच्छा जी, उसने कहा कि स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट, ओके, सो हम कहेंगे काइनेटिक, अच्छा जी,
नहीं, क्या कहेंगे इसमें चेंज इनिशियली जो है वो हमारे, चलो काइनेटिक कह सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रैकेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी टू इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल। सही हो गया। और एज अ बॉल लीव द रैकेट, सो आप ये कह दोगे कि अब जो इलास्टिक पोटेंशियल होगी जो कि बॉल के अंदर स्टोर हुई होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल बन जाएगी। सही है, इलास्टिक पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट, ऑफ द बॉल। चलो परफेक्ट हो गया, आगे आ जाओ। अरे यार टाइट क्वेश्चन लग रहा है ये तो। अच्छा जी, ये करेगा, ये रोमैसा नहीं करना, रोमैसा जरा रीड कर लो प्लीज। Figure 4.1 shows apparatus used by a student to measure the specific heat capacity of iron. The student improves the accuracy of the experiment by placing material around the block as shown in figure 4.2. हम्म। Suggest the name of possible material student could use and explain how it improves the accuracy of the experiment. ओके, यस। अच्छा। जो है ऐसा मटेरियल जो हीट कंडक्ट करे, अबे मेटल क्यों, कोई। अरे वे ब्रो, ये सेटअप था, सही है। और इस सेटअप के अंदर आपने ये चीज ऐड ऑन की हुई है, समझ पा रहे हो? यस। यस सर, फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल। वेरी वेरी गुड। सही, आपको पता है क्योंकि आपने हीट इसी के अंदर रखनी है ना, बाहर नहीं ले जानी है। सही है। सो आप कह दो, आप कोई भी कोई कुछ भी कह दो। आप कह दो कि भाई लेट्स से प्लास्टिक, प्लास्टिक, ओके। टू एक्सप्लेनेशन टू प्रिवेंट प्रिवेंट हीट लॉस टू सराउंडिंग, ओके, टू सराउंडिंग। चलो आगे आ जाओ। State how the student could further improve the accuracy of the experiment by using more of the material used in figure 4.2. मोर ऑफ द मटेरियल यूज इन, ओके। क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एक चीज बच रही है, ये वाली जगह बच रही है, क्या कहती हो, लगा दे? व्हाट डू यू थिंक? Sir, insulate the apparatuses like the thermometer. अबे नहीं नहीं, है वो तो वैसे ही उसके Lead अंदर है। वेरी गुड। मतलब हम उसका टॉप कवर कर देते हैं, या इंसुलेशन हम कर देते हैं टॉप पे, राइट? क्या कहते हो? समझ रहे हो ना, इफत समझ रहे हो? Yes, sir. इंसुलेट द टॉप ऑफ द मटेरियल टू। चलो आगे आ जाइए। the current in the heater is 3.8 amperes and the potential difference across is it 12 volts. The iron block has a mass of 2 kg. When the heater is switched on for 10 minutes, the temperature of the block rises from 25 to 55. Calculate the specific heat capacity of iron. E is equals to चार, mc delta बच्चे 4 नंबर दे रहा है तो मतलब ना वो नहा धो के आपके पीछे पड़ जाएगा। हाँ जी, ओके, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। इक्वल्स टू, mc delta t. सही हो गया। अच्छा जनाब, इन्होंने टाइम भी दे रखा है, इन्होंने करंट और वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो हम इनको कैसे रिलेट करेंगे? और हम लोग पहले P is equals to IV से निकालेंगे पावर, फिर पावर is equals to एनर्जी बाय टाइम से निकालेंगे एनर्जी। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, कौन सिखा रहा है ऐसी चीज़? सो एनर्जी आप कह सकते हो कि V I टाइम्स T, ऐसे ही ना, ऐसे कह यस सकते हैं? सर। ओके परफेक्ट, सही है। सो एनर्जी की जगह पे हमने रख लिया V I टाइम्स T = mc delta T। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C। ओके, अब रख लेते हैं ऐसा ऐसा। सो 3.8 विच इज़ अ करंट, times it by 12 which is a voltage, and times it by 10 which is minutes, so converting into seconds, divided by, we have mass is given as, पता नहीं कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। Sir, 2 kg is given, right? कहाँ पे? अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, दिख गया दिख गया। 2 kg, perfect, and change in temperature is from 25 to 55, so 35 45 55, 30 का, okay, and is equals to C।
यस, कितना आता है? 456. 456 ज़्यादा आना चाहिए यार। अच्छा चलो सही है। वो है ना, आयरन है। 456। अच्छा जी, इसको जरा चेक कर लें। 456 है, 460 हो जाएगा फिर इसमें। 460 दे रहे हैं, 450 दे रहे हैं देर। हमने कुछ ज़्यादा वैल्यू ली क्या? 3.812 एंड नहीं तो सही दी है। ओके 460 लेते हैं हम, ऐसे की तैसे। यूनिट क्या हो जाएगा ब्रो, यूनिट क्या हो जाएगा? जूल्स पर केजी Joules. पर केल्विन, ओके ऐसे ही ना? या पर डिग्री सेल्सियस, दोनों कह सकते हो। क्लियर? चलो। Yes, sir. अरे भैया गंदा क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी, इसको कराई गया गायगी। इफ़ा से करवा लेते हैं। इफ़ा से रीड कर लोगे प्लीज? Figure 5.1 shows a visible spectrum focused on a screen by passing light from a source of white light through a lens and a prism. ओके। State the name of the process that separates the colors in white light: diffraction. ओए, हैं? Where, sir? अब डिस्पर्जन नहीं कहते हम इसको? Yes, dispersion. हम डिफ्रैक्शन का वर्ड यहाँ पे, ऑल्दो डिफ्रैक्शन हो रही है बट हम डिस्पर्जन लिखते हैं। एक मिनट देखते हैं मार्किंग की क्या कहती है। डिस्पर्जन, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखते हैं। क्या एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट कर रहा है? द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट गिव द करेक्ट नेम बट कॉमन इनकरेक्ट आंसर फॉर डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों। ओके, क्लियर हो गया ना भाई? दोनों Yes, sir. इनकरेक्ट। चलो आगे थी। State the color of the light on the screen at point A and point B. हम्म, क्या होगा? अबे इतना आसान होना चाहिए तो, रेड और ब्लू। नहीं, Red and I don't know, sir. एंड ब्लू। क्योंकि देखो ना, जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो कम रिफ्रैक्ट होता है, और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है। क्लियर ना? तो एक्सट्रीम्स जो होते हैं, जो कलर्स हैं, रेनबो कलर्स हैं, उसमें आपके पास एक एक्सट्रीम पे रेड है, दूसरे एक्सट्रीम पे ब्लू है, राइट? समझ रहे ना भाई? Yes. आगे आ जाइए। State the property of the glass of the prism that causes white light to be split into the different colors of the spectrum. यस, द व्हाट, कुछ कहेगा तो जाओ। बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रही है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है मेनली। अगर आप देखो रिफ्रैक्शन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, कि आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना चाहिए, राइट? क्लियर Yes. हो ना? नहीं समझो, नहीं समझो So it क्या? can be called as a property, diffractive index. यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह सकते हैं। सही हो गया? क्लियर? सो Figure 5.2. अबे एक मिनट तो रुको, तुमने अपने पास खोल रखा है, बहुत आगे जा रहे हो तुम यार। 2 मिनट तो रखने तो दो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इंडेक्स, ओके चलिए। एट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ओके फाइन, आ जाइए। Figure 5.2 shows a section of an optical fiber in air. A ray of light is incident on the fiber wall at X. On figure 5.2, continue the path of the ray of light up to the end of the fiber. क्या करेंगे भाई? हम्म, So it will. So how can I say now? reflect at that point, okay, and if it reflects, so it go like this, okay, sorry थोड़ा सा, okay, And then and it will reflect. then from this point it will reflect again like this. Oh shits, यार ये तो मजाक कर रहा है यार, ये तो गलत बात है। ओके फाइन, क्लियर हो ना? एंड आप पाथ भी बना दो। सो द पाथ इज दिस, ओके, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए। The refractive index of the material of the fiber is 1.46. Calculate the critical angle of the material of the fiber. ओके, N equals sin I over sin R. ओए, C over V.
सी नो, सारी चीजें बोल लो, शर्म नहीं आ रही? अबे Oh no, ब्रो, sir. ब्रो सबसे पहले तो केस आइडेंटिफाई करो ना। अगर आप लगा रहे हो एन इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर, this means के light is going from less denser medium to denser medium, right? So तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, right? But if the light is going from denser medium to less denser medium, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता था? n equals to sin r over sin i, remember भाई? राइट, एंड यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, आपको पता होता है कि भाई ये वाला मीडियम जो होता है वो डेंसर होने वाला होता है, डेंसर, सही, और ये वाला जो होता है वो लेस डेंसर होता है, रिमेंबर? Yes. Okay, so that's why we have to use the second formula and not the first formula. Okay, so and since the speeds are not given, so you're also not allowed to use n equals to c over v, right? Now, okay, so इन्होंने कहा कि क्रिटिकल एंगल हमें निकालना है। सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.46। सो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होता है? यस, रिफ्रैक्टेड एंगल goes to 90, right? 90 for 90. Good, 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 good. And divided by sine I. Sine I, okay. So you can make sine I the subject, okay. And 1, because sine 90 is 1, so 1 over 1.46, and just take sine inverse of, okay, equals to theta or I, or I. So, like whatever you are getting, just usko rakh lo. कितना आ रहा है भाई? यस, कहाँ गए हो? भाग गए? कुछ तो बताओ यार। Sir, 43.2. 43.2, 43.2, फाइन। 43 आप ले सकते हो। यूज ऑफ द टू फाइबर ऑप्टिक, हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दो। Sir, computer networking and telecommunication. कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ? टेलीकम्युनिकेशन के अंदर सही है। कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ओके। कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर कहाँ पे यूज़ करोगे आप यार? कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर तो लाइट का कोई काम नहीं है। कम्युनिकेशन के अंदर है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द डाटा, सही। नेटवर्किंग के अंदर तो कोई काम नहीं है। हाँ, यू कैन से कि भाई मेडिकल इमेजिंग के अंदर यूज़ होता है, राइट, एंडोस्कोपी के अंदर, एंडोस्कोपी, क्लियर ना? चलो, Yes, sir. आ जाओ भाई। नूर, नूर जिंदा बैठी हो नूर? Figure 6.1 represents a sound wave of wavelength 0.45 meters traveling from left to right. On figure 6.1, at the center of a compression, mark a cross and label it C. सेंटर ऑफ कंप्रेशन कहाँ पे है? The shortest यहाँ पे, इधर gap. इधर कह रही हूँ। G. ओके, आगे। At the center of a rare fraction, mark a cross and label it R. यहाँ लगा दें, यहाँ पे। G. ये सी है, ये आर है, चलो देखो, आप कह रही हो, मैं लगा रहा हूँ, हाँ। Draw a double-headed arrow to represent a distance 0.9 meter. ओके, इन्होंने कहा कि द वेवलेंथ इज 0.45, ओके। तो 0.9 में कितनी वेवलेंथ आ जाएगी बाय द वे? Two wavelength. गुड 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 गुड, ओके। एंड अगर आपने यहाँ पे रेफर करना हो, तो एक वेवलेंथ यहाँ पे किस इस डायग्राम के अंदर एक वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक पे दिखेगी? Um, Center of compression to center of rarefaction. अबे ओए, आधी होती है वो। Oh, center of one compression to another. गुड, सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि दिस इज वन वेवलेंथ, ऐसे ही बोल रहे हो? G.
and this is the other wavelength. Okay, so ये आके पास जो होगा टू वेवलेंथ एंड डबल हेडेड एरो हमने डबल हेडेड बना दी। ये आ गया, क्लियर हो ना? देखो अगर आप इसको देखो, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इस वजह से आपको ऐसी दिखती है, इतना तो पता है ब्रो। एंड जी। लेट मी शो यू वन थिंग, इफ आई हैव इट। अरे यार कहाँ गया ये? सो अगर आप ये देखो, सो ये आपके पास आ रहा है कंप्रेशन और ये आ रहा है रेयर फ्रैक्शन, सही है? अरे यार थोड़ा अजीब सा हो रहा है, खैर इसको अलग से बना देते हैं। सो यहाँ पे ना आपके पास ये पूरा पोर्शन होता है कंप्रेशन का और ये पूरा पोर्शन होता है रेयर फ्रैक्शन का। अगर आप इसको इन टर्म ऑफ इस तरह से ये वेव वाली फॉर्म में देखो, राइट, तो ये पूरा पूरा पोर्शन कंप्रेशन का होता है, राइट। और ये जो सी है ना, ये जो हमने सी का है, ये वाला पॉइंट है, सी इज दिस पॉइंट एंड एक्स इज दैट, आर इज दैट पॉइंट। ओके, आप समझ पा रहे हो? सही है। सो सेंटर ऑफ कंप्रेशन से सेंटर ऑफ कंप्रेशन आधी वेव, सेंटर ऑफ कंप्रेशन से सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन आधी वेव बनती है। क्लियर हुआ? चलिए Okay. डन, आगे आ जाइए प्लीज। The frequency of the wave is 750 hertz. Calculate the speed of the wave. ओके, V is फॉर्मूला। equal to F lambda. वेरी गुड। एंड v इज गिवन एज, ओके हमें v निकालना है। फ्रीक्वेंसी इज 750। वेवलेंथ कितनी ले ले ब्रो? 90 ले ले? यस। 340 meter per second. अबे अबे क्या मतलब, एक मिनट, क्या क्या वेवलेंथ क्या ली? Wavelength 0.45. ओके अबे यार, ओके चलो फाइन। 340 मीटर्स पर सेकेंड, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाइए। Suggest a medium through which the sound wave is traveling and state your reasoning. हम्म, स्पीड से पे चल रहा है, स्पीड से पे चल रहा है। यस। चल, In air. गुड। मीडियम है, एयर। ओके, एंड रीजन आप कह दोगे कि भाई द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 340। सही, आगे आ जाइए। Another type of wave that consists of compressions and rarefactions is ultrasound. State one other similarity between sound of frequency 750 Hz and ultrasound. हम्म, अच्छा अगर अल्ट्रासाउंड है, विल दैट स्टिल बी अ लॉन्गिट्यूडनल वेव और विल दैट बी अ ट्रांसवर्स वेव? क्या कहती हो? Mm, अबे longitudinal. हाँ हाँ, साउंड के भाई बहन जितने भी हैं, सारे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। सो बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल। ओके, बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल। ओके, आगे आ जाइए। State one way in which sound of frequency 750 Hz is different from ultrasound. Frequency value. ओके, Ultrasound is 20 to 20,000 Hz. ओए क्या, दोबारा बोलना प्लीज। Ultrasound is 20 to 20,000 नो, Hz. कम ऑन, कैसे? वो साउंड होती है जो हम सुनते हैं, अल्ट्रासाउंड सुना रही हो बे, बंदे मर जाएंगे। Oh, खैर मरेंगे नहीं, लेकिन यस ओके। So sound is okay. basically from 20 to 20,000 and उससे 20 से पीछे चले जाओगे you'll get the infrasound, and जो कि उसकी छोटी बहन है साउंड की। एंड अगर आप 20 किलो से आगे चलोगे you'll get the ultrasound and that has a frequency greater than that. Okay, हमें कोई इफेक्ट नहीं होता, बट वो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर होती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। ओके, सो द वैल्यू of the frequency of ultrasound should be greater than or will be greater than 20,000। ओके, हर्ट्स। फाइन, चलो हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया। अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी आ गया। इलेक्ट्रिसिटी कौन करना चाहेगा? एनीवन वांट्स इलेक्ट्रिसिटी? कोई चाहता है इलेक्ट्रिसिटी कर ले? यस, एनीबडी एनीबडी Yes, एनीबडी? sir, I can do. यू वांट? ओके, प्लीज ट्राई। Wait, sir. यस, अबे कहाँ गया? Figure 7.1 shows three identical lamps and an ammeter connected to a power supply.
The switches are closed. Each lamp is rated at 60 watts and operates at its normal working voltage of 110 volts. 10 volts. हम्म. Calculate the current in each lamp. ओके. क्या फॉर्मूला भाई? निकाल के मत बताना यार, ये फॉर्मूला बता दो पहले. पावर इज इक्वल्स टू P equals IV. आई वी. ओके. एंड 60 watt की पावर है, एंड 110 gives you the current. ओके. कितना भाई? क्विक, क्या कर रहे हो? 0.54. 0.54. 545. ओके, वो रिकरिंग चल रहा होगा, खैर ये 0.55 लेते हैं, चलो. Yes. ओके. The current in the ammeter. द करंट इन द एमीटर. ओके. क्या करेंगे करंट इन द एमीटर के लिए? So it will be same 0.55. ओए, कम ऑन, लुक, द करंट इन ईच लैम्प or in a Is single lamp is 0.55. Okay, at so the model. यहाँ पे 0.55, यहाँ पे 0.55 और यहाँ पे भी 0.55. Okay, so when they combine 1.655. 1.655. 65. Okay, 1.65. Okay, so basically आपने क्या करना है, 0.55 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है. समझ रहे हो ना भाई? Yes. ओके फाइन. अच्छा जी, आगे आ जाओ. The voltage of the power supply. The voltage of the power supply. Okay, we know the current in the battery. We also know. No. क्या होगा सामने लिखा हुआ है? Shows three identical lamps. कम ऑन, अभी इतना नहीं सोचना है, सीधा सीधा आंसर है. Sir, what do you mean see the answer? Like no calculation, nothing. 110 volts. Why? Because that's the normal working voltage No, of come a on. lamp. Your answer is correct, but your explanation is not. Bro, Then why, parallel sir? circuit है. Parallel circuit तो voltage same रहता है. Okay, Yes. but that's it. सारे अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस पे चल रहे हैं, इसका मतलब है एवरीवन इज गेटिंग 110 वोल्ट्स. ओके, एंड 110 वोल्ट मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब वो पैरेलल के अंदर हो जाए, राइट? सो यहाँ पे Yes. आपने कह दिया 110 वोल्ट. फाइन. आ जाओ भाई, आगे आ जाओ. And 10 volts. Calculate the resistance of the filament of one of the lamps when working normally. V equals IR. ओके, V इक्वल्स टू आई आर, एंड द वोल्टेज इज गिवन एज 110 डिवाइडेड बाय R इज गिवन एज कितना है? सॉरी, आई हमारे पास हमने निकाला था. कौन सा वाला आई ले ले भाई? करंट 0.55 For वाला ले one ले. 1.65. of one of the lamps. So 0.55 because we वो are वो calculating वो for the वेरी ammeter. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो वन ऑफ द लैम्प, देखो जब क्वेश्चन पढ़ा करो तो इसमें ना ये सब चीज़ें हाईलाइट कर लिया करो कि वन ऑफ द लैम्प बोल रहे हैं, सारों के लिए बोल रहे हैं, तो उससे ना तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. सो 55. सही. कर दो भाई, कितनी आती है? 200 200. यूनिट क्या लिखते हैं? डॉलर्स, ohms. यूरो, पाउंड? अच्छा, ओके ओके Ohms. ओके ओके. सॉरी, इतने अमीर तो नहीं हुए भैया के डॉलर्स लिखते हैं. अच्छा, एक मिनट चेक भी कर लेते हैं भैया, ऐसे ही. 200. फाइन फाइन फाइन. चलो, आगे आ जाए. Another lamp X has a filament with twice the resistance of each lamp. In the circuit of figure 7.1, the material and the temperature of the filament in lamp X is the same as the filaments in the lamp in figure 7.1. In table 7.1, tick any boxes in the right hand column that shows a possible difference between the filament of lamp X and a filament of one of the lamps in the circuit. नहीं नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा. हो जाएगा. Can you relate the formula that relate the resistance, the resistivity, the length, and the area? Sir, as length increases, resistance increases. Okay. So resistance is directly proportional to length then. Okay. Cross section Yes. area से. And then as diameter increases, length decrease. I mean resistance decreases. Good. So वो cross section area, अच्छा diameter दे रखा है, diameter दे रखा है. Cross section area दिया हुआ है तो okay fine. सही है. Yes. So okay. And
इन्होंने कहा मटेरियल, मटेरियल अगर सेम है तो उससे क्या होगा? Then we have the same रेजिस्टिविटी। resistivity. गुड गुड गुड। एंड आपको फॉर्मूला पता है, रेजिस्टिविटी L/A, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। फाइन, अच्छा जनाब क्या कह सकते हो अब? Take any box at the right hand corner that shows a possible different. अच्छा देखो, इन्होंने आपको बाय द वे यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ें हाईलाइट करें, इन्होंने कहा कि अनदर लैम्प एक्स हैज़ अ फिलामेंट विद ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैम्प इन द सर्किट। ओके, सो अगर ट्वाइस द रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू डू द ट्वाइस द लेंथ, तो आपको जो है ना ट्वाइस द रेजिस्टेंस मिल जाएगी, ऐसा ही। Yes. ओके, चलो एक तो ये बॉक्स टिक हो गया, सही है। अच्छा जनाब, ट्वाइस सही है, एंड सेम फिलामेंट, ओके फाइन। अच्छा अब इनमें से देख लेते हैं, एक्स हैज़ 1/4 द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ओके, अच्छा अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला सोचो, सो आर इज इक्वल्स टू रो। अब आपने क्या किया हुआ है, 2L किया हुआ है, 2L, Hmm. सही हो गया। टिक वन बॉक्स, शो दैट द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द लैम्प। क्या हमें, नहीं हमें रेजिस्टिविटी सेम चाहिए ना, ट्वाइस द रेजिस्टेंस। अच्छा रेजिस्टेंस ट्वाइस है, अच्छा अगर रेजिस्टेंस ट्वाइस है तो इधर बाय ट्वाइसिंग द लेंथ और बाय रिड्यूसिंग The cross section. द क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ, हो गया ऐसे ही ना। Yes. बस ये बन रहा है, चलो परफेक्ट हो गया, वेरी गुड है, देख लेते हैं इसको। सेकंड बॉक्स, ओके फाइन, डन है। अरे यार ये तो ईमान ने करवाना है, कितने क्वेश्चन है यार, खत्म ही नहीं हो गया तेरा। अरे दो क्वेश्चन बाकी, दो क्वेश्चन बाकी हैं भैया, आज जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। ओके, ईमान जिंदा बैठी हुई, ईमान, ईमान अलाइव अवेलेबल, आस पास हो, पास पास हो। ईमान कुछ तो बोलो यार, ईमान लगता है पानी लेने चली गई है। अच्छा फिर जो है ना, फिर फिर नूर से करो, नूर जरा रीड कर लो नूर। Figure 8.1 shows a positively charged cube of insulating material. The cube is fixed to a piece of wood that is floating on water. A negatively charged rod is held above the piece of wood and brought close to the cube as shown. State and ओके, explain any movement of the piece of wood. आया आया समझ में आया, ऊपर से क्या, Mm, चार्जेस को देख के पकड़ना है। they will विल, move to the right to the rod गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, और रीजन? because they're opposite charges. वेरी गुड, एंड द अपोजिट अट्रैक्ट्स, ओके। सो wood will move to the right as, दो चीजें क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज क्यूब एज क्यूब एंड रॉड, अरे यार ये तो दुम बन गई, एज रॉड और oppositely charged, okay, oppositely charged and opposite attract each other, each other, सही। अच्छा इसका जल्दी से जल्दी से जल्दी से, movement but explanation were sometime lacking in detail. Should be noted that the different charges are not equivalent to the opposite or unlike charges. Weaker candidates sometimes did think through that the question carefully and refer the different poles which do not gain credit. Okay, fine. It should be noted that different charges are not equivalent to opposite or unlike charges. Okay, fine. समझ में आया तुम लोग को, समझ में आई ये बात? नूर समझ में आई क्या कह रही है? Mm, पक्की बात है ना? मतलब ऑपोजिट या हाँ अनलाइक जी। चार्जेस का मतलब है कि देयर वैल्यूज आर इक्वल बट देयर साइंस आर ऑपोजिट, राइट? अनलाइक का मतलब ये, एंड लाइक का मतलब ये है कि देयर वैल्यूज आर सेम, like the charge value and their magnitude are also same, right? But just हम अगर opposite कह रहे हैं तो इसका मतलब है वो अलग आ रहा है, सही, यानी उसकी वैल्यूज से कोई फर्क नहीं है। आ जाए आगे, आ जाए। Figure 8.2 shows two cubes of insulating material. One is positively charged and the other is negatively charged. The cubes are fixed to a piece of wood that is floating on water. Charged rods are held above the piece of wood and
brought close to the cubes as shown. ओके। अच्छा, वैसे समझ में आ रहा है क्या होगा? क्या पूछना, वो मूवमेंट मूवमेंट पूछेगा कोई बेकार सी बात। So, क्या आपके ख्याल में क्या मूवमेंट होने वाली है इसमें? Maybe turning effect. ओए होए यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, देगा। ओके। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट को थोड़ा सा अगर हम अच्छे तरीके से लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? चलो। The सो wood will rotate. अबे 2 नंबर दे रहा है, 1 नंबर मिलेगा इस पे। ओके, सो हम कह सकते हैं, अच्छा वुड विल रोटेट, अब ये कह सकते हो यहाँ पे एक फोर्स आ रही होगी, सही है, और यहाँ पे एक फोर्स आ रही होगी, समझ रहे हो ना? तो um, तो would start rotating as the the would start rotating, अच्छा जी, as a, क्या चीज़ लिखा है हम इसको, as the two rods um, provide provide opposite forces, सही है। अच्छा जी, काफ़ी होगा आई थिंक, टू प्रोवाइड ऑपोजिट फोर्सेस विच मेक द रॉड टर्न, विच मेक द वुड टर्न, ओके। विच ये चलो खैर, इसकी इसकी बस एग्जाम रिपोर्ट देख लेते हैं, मार्किंग की चेक करते हैं, मार्किंग की वाले क्या लिख रहे हैं। वुड क्यूब रोटेट टर्न स्पिन, ओके, टू फोर्स कॉज मोमेंट। हाँ, इन्होंने मोमेंट की थोड़ी सी बात कर दी है, प्रोड्यूसेस फोर्स, अच्छा हम उसके उसकी वजह से विच प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट, ओके, सही हो गया, टर्निंग इफेक्ट। चलो इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं, एग्जामिनर क्या कह रहा है। The stronger candidate were able to identify the movement of the piece of the wood. However, very few candidates gave an adequate explanation in terms of moments, turning effect, or non-aligned force in the opposite direction. Good. Okay, आगे आ जाइए please. In terms of a simple electron model, describe the differences between conductors and insulators. Okay. क्या बोलोगे? Conductors have free moving electrons Free and moving insulators don't. electron don't. Okay. So हम कह सकते हैं कि भाई free delocalized sea of mobile electrons. Okay. Conductors have free free electrons, okay, और आप कह सकते हो कि भाई डी लोकलाइज, हम केमिस्ट्री में इसको बहुत रट्टा लगाते थे कि डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, सही है, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, सही है। और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी हम ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन लेके आ जाते थे, फिर सर हमें जलील करते थे कम वक्त, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं। अच्छा खैर, और इंसुलेटर के अंदर फ्री, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो delocalized electron। ओके प्लीज आगे चलिए। On figure 8.3, draw the electric field pattern around a single point positive charge. Outwards, the magnetic field lines will point. लाइक दिस, यस। अच्छा जी, एटलीस्ट चार बना देना, एटलीस्ट 4 एरो होने चाहिए, ओके। सही हो गया, हैवी, एग्जामिनर खुश हो जाएगा हमसे। ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट, ओके, सही, कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, बेकार से बातें कर रहे हैं। फाइन, आ जाओ भाई, प्रोफेसर, प्रोफेसर आसपास हो, चली तो नहीं गई ना? Yes, sir. जरा कर लो प्लीज। Figure 9.1 shows a terminal bar magnet next to a circuit that contains a coil and a galvanometer. Suggest a metal from which a magnet is made. Iron. हाई हाई, ओए, क्यों आयरन से, क्यों? उसने कहा है परमानेंट बार मैग्नेट है। That's a permanent है। फिर स्टील, भूल गई, कम ऑन।
सर फर्मन याद नहीं था, टेम्पररी याद था। ओके, तो अच्छा, ये जो जितने भी बार मैग्नेट होते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड दे आर ऑल मेड अप ऑफ स्टील। ओके, चलिए आगे आ जाइए। The magnet is moved to the left and inserted a small distance into the coil. The galvanometer deflects briefly and shows that there's a current in the coil. Explain why there's a current in the coil. क्या कहेंगे? यस, अगर आप इसको इंसर्ट कर रहे हो, कुछ तो बोलो यार। तो मैग्नेटिक, Sir, हम्म, जस्ट ट्राई एनीथिंग दैट यू नो। क्विक, sir, जब कहाँ? अंदर इंसर्ट करेंगे तो फिर जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। क्रिएट क्यों हुई? वो तो मैग्नेट की वजह से पहले से क्रिएटेड है। कट होगी कट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कट होगी और फिर फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, और उसकी वजह से वो होगा डिफ्लेक्शन। जी सर। ओके, अच्छा, इसमें नूर, नूर आप भी हो? नूर, जरा मुझे इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि आपने भी थोड़ा गलत लिखा था इंडक्शन का। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? अबे यार, So नूर you भाग, अच्छा। insert the magnet, एंड and then the magnetic field line is induced, and then you remove it अबे एक मिनट, एक मिनट, व्हाई इंड्यूस्ड? सो because the सो current flows through the wire. नो, कम ऑन, करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द वायर, वी डोंट हैव एनी पावर सप्लाई। सुबह वाला आंसर नहीं बताने ब्रो, वो अलग क्वेश्चन था। इट वोंट वर्क, समझ रहे हो ना? ऐसे जी। अच्छा, और दूसरा कौन है? अच्छा, एक काम करते हैं, ईमान से ही पूछ लेते हैं। ईमान इज द ब्रेन ऑफ द क्लास। ईमान, कुछ बता सकती हो? ईमान, कुछ आइडिया है आपको? We'll put the magnet in, and then the magnetic field will be cut, so it'll come हम्म, out. ओके, अच्छा देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले सीधा सीधा काम है, स्टेप बाय स्टेप देखोगे, हमेशा आसान होगी, सही। देखो, मैग्नेट जो होगा, मैग्नेट जो होता है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी अपनी, अपने पास, राइट। कॉइल के अंदर तुमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, कुछ भी नहीं लगा रखा, तो कॉइल के अंदर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा कॉइल के अंदर, राइट। सही है। एज यू इंसर्ट द मैग्नेट इन, राइट, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी cut due to the wire, okay, due to the coil, okay, that causes the current to flow in the wire। लेकिन अगर, तो देखो, दो पॉसिबिलिटी है कि मैं तुम्हें ना ये करके दिखाता हूँ, मैं इसका तुम्हें लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूँ। आई हैव समथिंग, आई कैन रियली, आई कैन शो यू रियली क्विक। जल्दी खुल जा, जल्दी खुल जा, कम ऑन। ये आ गया। अरे यार, कहाँ है यार? कम ऑन, ये रहा, मिल गया, मिल गया। ओके, लो, जल्दी आ जाओ। अलाउ, क्या तुम लोग देख सकते हो? मेरी लैब देख सकते हो? क्या तुम लोग मेरी लैब देख सकते हो? यस सर। ओके, नाउ, अच्छा देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास बाय द वे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, मैंने भी लगा लिया। सही, ये गैल्वेनोमीटर आ गया, सही हो गया। बच्चों देख पा रहे हो? नूर देख रही हो ना? ओके, अच्छा, अभी उसने यहाँ पे रखा हुआ है, इफ यू मूव इट इन, so there will be something, right? But if you keep it inside, कुछ भी नहीं होगा, okay? If you keep the magnet inside, कुछ भी नहीं होने वाला। Why? Because the magnetic field lines are now no more cutting, okay? कुछ भी नहीं हो रहा, right? Magnetic field line fix है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन if you start moving, then you will see the reflection, okay? अगर तुम मूव करोगे, क्या होगा? When you move the magnet in, the coil cut the magnetic field, the current induced in the coil, okay, and it will flow past the galvanometer, and the galvanometer it start showing the reflection, okay. But if you stop moving, तो no deflection will be seen, okay। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? क्या ये बात समझ में आती है? जरा हाँ ना बोलो प्लीज, जल्दी से। यस सर। ओके, सो हम ये कह सकते हैं, सही है,
हम अपने आंसर में ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है अच्छा, यही ज्यादातर कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तुमने कहना है कि अगर तो तुम मूव करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, स्टेशनरी पे कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो व्हेन यू आर मूविंग, सही है, व्हेन यू आर मूविंग द मैग्नेट, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस। और इंडक्शन के लिए क्या एक्सप्लेनेशन लिखोगे? अच्छा, मैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बना के दिखाता हूँ। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके। सो अभी देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं हो रही, दे आर जस्ट वो डिस्टर्ब तो हो रही है, बट उनकी डिस्टर्बेंस फिक्स है, राइट। बट व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब क्या हो रही है? कुछ ज्यादा कट हो रही है, कुछ कम कट हो रही है। देख पा रहे हो तुम लोग? देख पा रहे हो? कुछ ज्यादा कट हो रही है। सो दिस कॉज द ईएमएफ और द करंट और द इंड्यूस करंट to produce in the wire, and when it flow through the lamp or the galvanometer, so it showed a refraction, okay। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। परफेक्ट, आ जाओ वापसी, आ जाओ। यहाँ से हम स्टॉप कर देते हैं। चलो, अच्छा जी, नूर आपको भी समझ में आई? ईमान आपको भी समझ में आई? ईमान, नूर, when uh, okay, so when magnet is inserted, okay, in the coil, in the, अच्छा, इस इंसर्टेड के बजाय इंसर्टिंग लिख देते हैं, सही है, कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, इंसर्टिंग, सही है, क्योंकि अगर तो इंसर्टेड है और आपने छोड़ दिया इंसर्ट करके, तो फिर तो कुछ भी नहीं होना ना। तो इंसर्टिंग इन द कॉइल, राइट। सो हम कहेंगे कॉइल cuts the magnetic field, okay, coil cut the magnetic field, right, the magnetic field line, okay, which induce which induces the current in the in the coil, hence galvanometer shows deflection। चलिए भाई, आगे आ जाइए, आगे रीड कर लो। As the magnet is moving near to the coil and Q of the coil behaves as a magnetic pole, state the polarity of NQ and explain why it has this polarity. ओके, अच्छा जी, सर वो coil सॉरी, दोबारा बोलिए। सर वो डायग्राम देखना था। Okay, क्या कहोगी? सर जब बार मैग्नेट अंदर जाएगा फिर कॉइल नॉर्थ होगा। क्यों, क्या वजह? नॉट क्यों होगा? ऑल तो सही है, बट होगा क्यों? सर क्योंकि नॉर्थ ही अंदर जा रहे हैं ना। ओके, नहीं नहीं, ये कोई रीजन नहीं हुआ ब्रो, कम ऑन। नहीं, देखो, उन्होंने ये कहा कि एज अ मैग्नेट इज मूविंग नियर द कॉइल एंड क्यू ऑफ द कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेटिक पोल, ओके। यानी ये जो कॉइल है, ये कॉइल भी मैग्नेट बन जाएगी जैसे मैग्नेट अंदर आ रहा होगा। आर यू करेक्ट दैट? सही है। यस। अगर आप लेंस लॉ याद करो, सो लेंस लॉ ये कहता है कि जो भी आप इस पे जो भी काम करोगे, अगर मैग्नेट है आप इसके करीब लेके आ रहे हो, सो कोई नहीं चाहेगा कि मैग्नेट इसके अंदर इंसर्ट किया जाए, राइट। सो वो मैग्नेट को रिपेल करेगा, ओके। सो जब आप इसके करीब लेके आओगे तो कॉइल क्या करेगा? कॉइल विल स्टार्ट रिपेलिंग द मैग्नेट, ओके। और रिपल्जन कब पॉसिबल है? कि जब यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाए, ओके। इज दैट क्लियर? जी सर। सही। अच्छा, मान लो एक और चीज, अगर तो आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, फिर कौन सा पोल बनेगा आपके ख्याल में? जी यस, सर। अगर आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाओ, तो फिर क्यू पे कौन सा पोल बनेगा? यस, क्विक। सर फिर क्यू पर
फिर क्यू पर सर फिर साउथ टू पोल जाएंगे बनेगा। तो फिर तो पोल की जरूरत क्या है, फिर तो फिर रिपल्जन की जरूरत ही नहीं है। नहीं ना, देखो कॉइल ये चाहता है, कॉइल देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ना, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आसपास है, राइट। अब कॉइल ये चाहता है कि ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट ना तो इसके करीब आए ना तो इससे दूर जाए, राइट। कॉइल क्या चाह रहा है कि ये जो मैग्नेट है ना तो ये इसके कॉइल के करीब आए ना कॉइल से दूर जाए। ओके, इज दैट क्लियर? सर फिर साउथ होगा, वेरी गुड, ताकि फिर ओके। अट्रैक्शन होगा, ये यस, कह रहा है तो। यस। तो देखो ये लेंज लॉ ये कहता है कि, लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर तुमने मैग्नेट को कॉइल के आसपास रखा हुआ है, सही है, सो नाउ कॉइल डोंट वांट द मैग्नेट टू कम नियर बाय और टू गो अवे, राइट। ये दोनों चीजें नहीं चाहता, राइट। तो उसके लिए अगर तो आप करीब लाओगे तो रिपल्जन क्रिएट करेगा। अब लेट्स से अगर मान लो यहाँ पे साउथ पोल होता और यहाँ पे नॉर्थ पोल होता, और अगर आप करीब ला रहे होते तो यहाँ पे साउथ बनता। ओके, समझ रहे हो ना? जी सर। सही है। सो हम अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल as coil repel the magnet या opposes the magnet according to Lenz law, right? Repel the magnet, okay। अच्छा, इसके ना मैं एग्जामिनर रिपोर्ट मार्किंग की जल्दी से देखते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट देख के फिर चलेंगे आगे। एन क्यू इज नॉर्थ पोल, रिपेल अपोज, कुछ ऐसे नहीं लिख रहे। अच्छा जी, many candidate gain full credit. A stronger candidate recognize that NQ of the coil will be the north pole as it was repelling at the approaching north pole of the magnet. Many explanation were far too vague. Many candidate merely stated the Lenz law and did not go to explain how it apply in this case. Okay, so you're not only you don't have to write the Lenz law definition. तुम्हें आगे भी लिखना होगा। Okay, आगे आ जाओ। Suggest two ways in which the deflection of the galvanometer can be reversed. Can be reversed. Okay, सर पहले आप इसको, डिफ्लेक्शन खत्म हो सकती है और स्टार्ट हो सकती है, रिवर्स कैसे मतलब? ओके देखो, अगर डिफ्लेक्शन खत्म करनी है तो आप इसको मूव करना छोड़ दो, डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी, ऐसे ही। जी सही सर। है। अगर आप इसको इंसर्ट करोगे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ होगी, और अगर आप इसको विदड्रॉ करोगे तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट होगी, राइट। समझ में आया? नहीं आया? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वेट लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लोग, मैं इसको इंसर्ट करूंगा, ये एक तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं इसको बाहर निकालूंगा दूसरी तरफ हो रहा है। दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। जी सर। सही है। सो दिस इज हाउ, ओके, चलो, परफेक्ट। नाउ सो हम ये कह सकते हैं रिफ्लेक्शन एक तो रिवर्स कर सकते हैं कि, ओके, वी कैन विद, अबे यार पिक हो जाए यार प्लीज। सर ओके, फिर अगर हम दूसरी तरफ से कॉइल के इंसर्ट करेंगे मैग्नेट, फिर भी रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगी? अच्छा, दूसरी तरफ के बजाय आप मैग्नेट को रिवर्स करके डाल सकते हो ना। मतलब अगर आप इंस्टेड ऑफ नॉर्थ पोल पहले एंटर कर रहे हो, साउथ पोल डाल दो, राइट। ये सर इस ओरिएंटेशन के भी वो रिवर्स हो सकता है, राइट। हाँ, अगर यहाँ से भी अगर आप नॉर्थ पोल डालोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे भी फर्क पड़ सकता है, उससे भी फर्क पड़ सकता है, उससे फर्क पड़ सकता है, यस। क्योंकि उस केस के अंदर जब अगर 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 तो आप मैग्नेट को यहाँ से एंटर कर रहे हो, राइट। अगर तो आप लेट से ये मैग्नेट है और आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, राइट। तो अब क्या होगा कि एज इट एंटर, सो ये वाली जो साइड होगी ये नॉर्थ बन जाएगी और वो साउथ बन रही होगी, रिमेंबर। पहले हमने वो उसको नॉर्थ बनाया था, समझ पा रहे हो? तो जी सर। डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, सही है। सो आप ये कह सकते हो कि भाई, इधर यू कैन withdraw the magnet, withdraw the magnet, okay। दूसरी पॉसिबिलिटी, यू कैन insert south pole, okay, south pole first, okay। या फिर you can also um, insert it from the opposite end, from the other end, right। so मार्किंग की देखते हैं, मार्किंग की में कितना लिख रहा है। withdraw end pole, okay। insert n in the opposite, ओए होए, ओके, ऑपोजिट दूसरे काम से वही काम सारा करे, सही है। ये आप ये कह सकते हो कि with withdraw um, withdraw from the opposite end, okay।
ऑपोजिट एंड। चलो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, ईमान, ईमान जिंदा बैठी हो? ईमान, प्लीज कुछ A बोलो। detector of ओके। ionizing radiation measures the background count rate in a classroom where there are no radioactive samples present. The readings in count minutes taken over a minute of time are shown in table 10.1. State two possible sources of this background radiation: हम्म। rocks and walls, एक ही हो जाएगी, और कोई? cosmic rays. ओए होए, वेरी गुड। सो और कोई आपके ध्यान में? Um, मेडिकल, व्हाट डू यू थिंक? फूड? yeah, रेडॉन गैस? food, yeah. रेडॉन गैस, ओके। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा ज्यादा लिखा करो कि जिसके अंदर ना तुमसे वो दो या एक चीज पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने ये दो चीजें पूछ रहा है, राइट? सो इस तरह के क्वेश्चन में ऑलवेज ट्राई टू गिव लाइक 5 to 6 थिंग्स जो भी तुम्हें आ सकती हैं। ये अगर मार्किंग की के अंदर लिख रहे हैं वो बहुत सारी चीजें, देन जस्ट कॉपी डाउन, राइट? सीधा सीधा। तो उससे ये होगा कि जब तुम एग्जाम में Okay. बैठे होगे ना, तो एग्जाम में आपके पास जो ना टेंशन का टाइम होता है, तो इसलिए कुछ थोड़ी बहुत चीजें जहन में आ जाएंगी, लेकिन अगर आप कम चीजें यहाँ पे लिखोगे तो एग्जाम में भी वो भी नहीं आएंगी। ओके फाइन, चलिए आगे आ जाइए। Explain why the readings are not the same. ओके। Um, because they're taken. एक्चुअली वी से कि बैकग्राउंड रेडिएशन वेरी कर रही होती है, राइट? और हम कहते हैं कि बैकग्राउंड रेडिएशन इज एक्चुअली रैंडम इन नेचर। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम। रैंडम का मतलब है कि भाई कभी भी वो डिके हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, राइट? समझ पा रहे हो? या आप Okay. डायरेक्ट डायरेक्ट आप ये कह सकते हो कि भाई ड्यू टू द वेरिएशन इन बैकग्राउंड रेडिएशन। ओके, कभी बैकग्राउंड रेडिएशन ज़्यादा आ जाती है, रेडिएशन, और कभी बैकग्राउंड रेडिएशन कम हो जाती है, सही। चलिए आगे आ जाइए प्लीज। With no radioactive sample present, the scientist records a background radiation count of 40 counts per minute. He brings a radioactive sample close to the detector. The count rate increases to 200 counts per minute. After 24 days, the count rate is 50 counts per minute. Calculate the half-life of the radioactive sample. ब्रो ये बहुत टाइट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको? The N naught formula. फार्मूला लगा रहे हो? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फार्मूला में, देख लो। चलो लगा रहे तो मुझे कोई मसला नहीं I है। don't know. व्हाट, कुछ कर सकते हो यार, कम ऑन। अच्छा जी, सबसे पहले तो चलो अगर हम फार्मूला लगा रहे हैं, ए इक्वल्स टू या काउंट रेट है ना, तो चलो एन नॉट या ए नॉट कह लो, एन नॉट जो भी कहना है, 1/2 एन एन, राइट, विच इज द हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय एन। आपके पास क्या होता था? गिवन टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। ओके, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। क्लियर नाउ? अच्छा, इन्होंने काउंट रेट बैकग्राउंड काउंट दिए हुए, क्या करेंगे बैकग्राउंड काउंट का, कुछ बता सकती हो? Um, सब्ट्रैक्ट। यार सब yeah. भूल गई हो क्या? Okay, so 200 minus 40. Okay, so you'll get 160. Okay, so initial count is 160. Okay, now 1/2 into, अच्छा अब हमें n नहीं पता, we don't know n, but we know that k after 24 the count rate is 50. 50 का क्या मतलब? 50 का क्या मतलब कि आपके पास जो है वो, इसको भी अगर आप उसमें से माइनस कर दो, 50 - 40, क्योंकि आपके पास जो है ना वो डिटेक्टर बैकग्राउंड भी शो कर रहा होगा। सो 50 - 40, सो आपके पास आ जाएगा 10, सही। सो इनिशियल आपके पास आ गई 10। ओके, फाइनल आपके पास आ गई 50। सॉरी, फाइनल आपके पास इनिशियल आपके पास 160, फाइनल आपके पास 10, सही। सो 10 डिवाइडेड बाय 160, ओके, इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। ओके, अच्छा जी, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, सही है। 1/16, सही है, इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ n। ओके, अच्छा 1/16 को अगर मैं 2 के उसमें लिखूँ,
तो 2 की कितनी पावर 16 बन जाएगी ईमान? 4? Okay. Okay, so we got n as 4. Okay, अच्छा जनाब. Now we know that n is basically the given time divided by half life, or ये आ रहा है 4. Okay, so given time is 24 days. Okay, so given time is 24 days divided by 4 equals to n, so हमारे पास हाफ लाइफ आ जाएगी. हाफ लाइफ कितनी आ रही? 4 1 4, 4 6 है. हम्म, लेकिन समझ में नहीं आया ना, है ना? ठीक है। नहीं समझ में आया, कम ऑन. समझा सकती हो क्या? यस. नहीं। नहीं ना? ओके ओके. एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं, एक दफ़ा. देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपको हाफ लाइफ नहीं दी हुई होती, तो उसमें हाफ लाइफ नहीं दी हुई होती है, गिवन टाइम नहीं दिया होता ना, तो उसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला, फिर इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे ना, फंस जाएंगे. सही है? देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो जरूर करना है, राइट? दिस इज द मस्ट. ओके, ये तो आपको हमेशा करना है, राइट? अगर तो आपके बैकग्राउंड रेडिएशन है तो इनिशियल में से भी माइनस होगी, फाइनल में से भी माइनस होगी, क्योंकि फाइनल उसने दे रखी है, राइट? क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन कभी भी जो है ना, हाफ लाइफ की जैसे कम या ज़्यादा नहीं हो रही होती है, राइट? बैकग्राउंड रेडिएशन की वैल्यू फिक्स होती है. ओके, सो हमने जब इसको माइनस कर लिया, हम इसके अंदर इस तरह से कर लेते हैं. सो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, ओके, हमारे पास जो एन था वो 160 था, राइट? जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी होगी एट टी इक्वल्स टू फर्स्ट हाफ लाइफ, तो वो कितना हो चुका होगा? हाफ हो चुका होगा, राइट? सो 60 डिवाइड बाई टू, 160 डिवाइड बाई टू 80, राइट? आफ्टर द सेकेंड हाफ लाइफ, इट विल बी अगेन डिवाइडेड बाई टू, सो ये कितना हो जाएगा? 40. ओके. 40, आफ्टर द थर्ड हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 20. 20, एंड आफ्टर द फोर्थ हाफ लाइफ, हाउ मच? 10. 10. सो हमें ये पता चल गया कि वी रिक्वायर्ड 4 हाफ लाइफ टू गेट दिस वैल्यू, और टू गेट टू दिस वैल्यू. ओके, इज दैट क्लियर? जब हमें ये ठीक पता है। चल गया, नाउ अब हमें n पता चल गया, n इज 4, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट. ओके, सो n इज 4. अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n का. n इज बेसिकली द गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. ओके, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. सही है. So given time is 50, sorry, 24 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे आ जाएगी हाफ लाइफ. ओके, एंड हाफ लाइफ इज 6. ओके, क्लियर? इज दैट क्लियर इमान? ठीक है। सही हो गया, चलो. ये आके बस दो तरीके आ गए. अच्छा जी, आखिरी पार्ट है, पार्ट सी, एंड देन विल बी डन. ओके, रीड कर ले प्लीज. Draw a line between each type of ionizing radiation and its property, and another line between the property and its use. One has been done for you. ओके, ओए होए यार, ये तो बहुत बेहतरीन कर दिया. फाइन, चलिए, क्या कहती B हैं? alpha particles is the most ionizing, and then beta particles are the penetration is affected by small changes. अबे एक मिनट, आंसर बता रही हो, खुद पढ़ लियो. No, no, I'm telling the answer. Okay, great. So alpha particle, it has the most ionizing and most easily absorbed, and so this one, yes. G. Okay, and what about the beta one? And penetration is affected by small changes in the amount of solid it is Okay, passing through. okay, And then fine. gamma rays are highly penetrating. Okay, fine. And use क्या हो सकते हैं? Alpha particles are used for detecting smoke in a fire alarm system. आए, अच्छा, अच्छा ऐसा होता है, फाइन. और दूसरी चीज, बीटा का क्या काम है? Um, ये थिकनेस को the detecting a yeah, कट. and और then uh, gamma, gamma rays remote the first one. the first one, good. अच्छा जी, ये वीडियो लगा देते हैं. ओके, परफेक्ट, क्लियर हो गया. चलो, अल्लाह के फजल करम से आज का पेपर हो गया. होमवर्क सुन लो बच्चों, होमवर्क सुन लो.
November 2018, 42, 41 and 43. Okay. अगेन आप लोग अपने हिसाब से देख लोगे कि अगर तो आप जो वो लग रहा है, अगर तो आपको पेपर में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, देन डू दिस सेम पेपर ऑन योर ओन अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट लगा के, एंड मैं जो है ना इसकी वो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा इसके इस पास इसकी वीडियो, राइट, और वहाँ से हेल्प ले लेना। अगर तो तुम्हें ये पेपर समझ में आ गया है, देन जस्ट ट्राई 41 एंड 43, राइट, एंड यस दैट्स इट। अब तुम्हें जो है ना इसको नेक्स्ट वीक ईद से पहले पहले इसको सबमिट करना है, ये 6 पेपर, राइट। एक पेपर तो तुम लोग ने अभी कर दिए। अब ये बाकी अक्टूबर नवंबर के, सॉरी मई जून के 2 पेपर तुम लोग ने सबमिट करने थे, एक पेपर तुम लोग ने किया अभी तक, और अक्टूबर नवंबर के ये 2 पेपर करने हैं, राइट। तो ये 4 पेपर तुम लोग ने करना है बिफोर ईद। ओके, तो चलें, बस अब आज की कहानी इधर करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होगी, एंड सैटरडे को क्लास नहीं होगी ब्रो, सैटरडे को बस वेंसडे आखिरी क्लास हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वेंसडे होगी इंशाल्लाह। सही हो गया? तो चलो, चलिए जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़।